नमस्कार। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हरियाणा में अगर बात की जाए तो पंचायती चुनाव को लेकर के हर एक विधानसभा क्षेत्र और खास तौर पर गांव में सरगर्मी जो है वो तेज होती जा रही है। जिस दिन से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सितंबर तारीख को चुनाव की तारीख का ऐलान किया है कि आने वाले समय में चुनाव पंचायती चुनाव होने वाले हैं, उसी समय से राजनीतिक दल जो है सरगर्म हो चुके हैं। और बात अगर की जाए कृषि की, तो आज हरियाणा में कृषि की बात की जाए तो लगातार किसानों में खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि एक ऐसा विधायक जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, जो लोहारू से आते हैं, जिन्होंने 2014 में महज कुछ ही वोटों से पराजय का मुंह देखा, लेकिन 2019 में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। एक ऐसे कैबिनेट मंत्री जिन्हें हरियाणा की राजनीति को भली भांति परिचित है और साथ ही उप प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के, युवाओं में एक चर्चित चेहरा है। और दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो वहां नहरी पानी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और जद्दोजहद की कि वहां किसानों को पानी मिल सके। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं आज जयप्रकाश दलाल। दलाल साहब बहुत बहुत जी धन्यवाद जी। सबसे पहला मेरा सर सवाल, बहुत अग्रेसिव नेचर कहा जाता है कि खास तौर पर आप किसानों से संबंधित कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो क्या लगता है कि बचपन से ही किसानी से जुड़े रहे, या आज मंत्री पद कृषि भी है, या उस कारण से? नहीं, देखिए, हम ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं और हमारे भाई, हमारा भाईचारा, हमारे लोग जो हैं स्पष्टवादी हैं और जो मुंह में आता है बोल देते हैं। कोई दोगली भाषा हमारी नहीं होती। तो उसका असर जो है पालन पोषण का या जिस समाज में जिस परिवेश में रहे हैं उसका असर मेरे अंदर भी है। और जो बात समझ में आती है, जैसी लगती है वैसा बोल देता हूँ। 2019 में आपके सामने जो है किसी जमाने में ये कहा जाता था कि जयप्रकाश जी जो है बंसीलाल परिवार के बहुत करीब हैं, और 2019 में उन्हीं के जो दामाद है उन्हीं के वो आपके सामने आकर के चुनाव लड़ते हैं। तो क्या खटास का कारण बना, क्या ऐसे समीकरण बने कि जहां एक परिवार साथ था और उसके बाद आमने सामने होना नहीं, मैं राजनीति में चौधरी बंसीलाल के साथ रहा, सुरेंद्र सिंह के साथ रहा। हरियाणा विकास पार्टी का जब बनी थी फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहा और पार्टी का निर्माण किया, पूरे हरियाणा में घूमे और सरकार भी बनाई। जो जो काम कर सकते थे करे, लेकिन उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा। और बाद में जो चुनाव लड़ा मैंने, वो चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं सोमवीर सिंह जी, उनके सामने लड़के में जीत के आया। और लोकतंत्र में ये है कि कोई एक परिवार की बपौती जो नहीं है, लोगों को फैसला करना होता है। जो उनकी सेवा ज़्यादा करे, लोगों का विश्वास जीते, उसको लोग चुनते हैं। और ये जो एक हमारे देश में जो पिछले 50-40 साल से एक सिस्टम चल पड़ा कि कुछ परिवारों ने राजनीति पे कब्जा कर लिया, उन्हीं परिवार के एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो ये तो रजवाड़े में राजशाही में होता था। लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है। और अब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे कोई घातक चीज है तो परिवारवाद है। जो सक्षम है, जो सेवा करता है, जिसके अंदर काबिलियत है, और उसको लोग चुने। और इस वजह से क्यों चुने कि ये फलाने का, उस नेता का बेटा है या उसकी बेटी है या उसका पोता है या उसका रिश्तेदार है, तो ये तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जो जनता की सेवा ज़्यादा कर सके, जनता के हितों के काम करे, जिसको जनता प्यार करे, उसी को समर्थन दे करके लोकतंत्र के लिए अच्छा है। परिवारवाद जो है दलाल साहब, देखने को अगर आपने जिस प्रकार से बात की, परिवारवाद पर भी जरूर चलेंगे, लेकिन इस बार मानसून सत्र में आपने अनुसूचित जाति किसानों के लिए भी एक हरियाणा के लोगों को ये बताया कि अनुसूचित जाति के लिए, किसानों के लिए खास तौर पर सरकार कितनी ज्यादा सीरियस है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि इस समय किसान जो हैं, जब से किसान आंदोलन समाप्त हुआ और 3 कृषि कानूनों को विड्रॉ किया गया, उस बात से लेकर अब तक क्या भारतीय जनता पार्टी वही जगह बना पाई है, या ये केवल अनुसूचित जाति
किसानों को लुभाने या रिझाने का काम था, क्योंकि विपक्ष ने ये आपके ऊपर आरोप भी लगाया। नहीं, हमारे साथ किसान शुरू से ही हैं, आंदोलन में भी थे। और एक ये धारणा बनाने की कोशिश की थी कुछ लोगों ने कि जो लोग सड़कों में बैठे हैं उन्हीं के साथ किसान है। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लोग चुनाव में आकर देख भी लिया, उनको पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कहीं समर्थन नहीं मिला। और मेरी एक चिंता ये जरूर रही है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग जो गांव में रहता है उसकी खासी संख्या है, 15% से ज़्यादा है। और हम ये देख रहे थे कि जो बजट का जो लाभ है, सरकार की जो नीतियां हैं, उसका सिर्फ 1-2% ही उन तक पहुंच पाता है, क्योंकि वो लैंड होल्डिंग नहीं है, जमीन के मालिक नहीं है। लेकिन सही मायने में तो बेचारे खेत में काम वही करते हैं। आजकल जो लैंड ओनर फार्मर की बजाय जो कल्टीवेटर हैं, जो ठेका प्रथा पे लेते हैं, असली किसान तो वो हैं। तो हमारी चिंता ये है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनका लाभ जो असली मायने में किसानी करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनको मिलना चाहिए। और इस दिशा में हम बहुत सारे सुधार करके उन लोगों तक सरकार की नीतियों का लाभ देने की कोशिश कर रही है। प्रधान साहब, ये भी सरकार पर आरोप विपक्ष लगाता आया है कि गोवंश को लेकर के मानसून से पहले आपने एक बयान दिया था कि चारे की किसी तरह की भी कोई कमी नहीं गौशालाओं में रखी जाएगी। और लेकिन लगातार ये देखा जाता है कि हरियाणा में जिस भी विधानसभा में चले जाएं, आवारा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि बेसहारा जो गोवंश है वो सड़कों पर है। ऐसा क्या कारण है कि पर्याप्त मात्रा में गौशालाएं नहीं है, या उनका रखरखाव, या आसपास के जो राज्य पड़ते हैं, क्या कारण है? देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई है, हमने गौ संवर्धन, गौ संरक्षण का कानून लेके आए। और गौशालाओं की संख्या बढ़ी। आज हमारी गौशालाओं में 5 लाख से ज़्यादा गौएं हैं। और अब पिछले इस सीजन में, क्योंकि गेहूं कम हुआ था, चारा बहुत महंगा हो गया था, तो चारे का संकट था। तुरंत हमने फैसला किया कि जो गौशाला के साथ तालमेल करके किसान चारा पैदा करेगा उसको 10,000 रुपये हम डीबीटी से देंगे और पोर्टल पे अप्लाई करें। तो कम से कम 20-25 हज़ार किसानों ने ये अप्लाई कर रखे हैं। तो हम प्रोएक्टिव होकर के जो जो समस्याएं आनी होती है उसका निदान करते हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारे हरियाणा में कोई गौशाला के लिए चारे का संकट नहीं हुआ। और अब एक जरूर नई समस्या हमारे यहाँ फिर आ गई कि ये जो नई बीमारी आ गई है, लंपी स्किन डिजीज। तो ये गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हमारे हरियाणा में भी लगभग 14 जिलों में आ चुकी है। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी परसों आए थे, सारे विभाग की उन्होंने मीटिंग ली थी। हमने उनको बताया कि हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। वैक्सीन लेकर के हमने वैक्सीनेशन का शुरू काम कर दिया है, पशुओं के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानियां किसान भाइयों को रखनी चाहिए वो भी बताई हैं। काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल तो कर रखा है, लेकिन बड़ी चिंता है कि मेरे जो पशुधन है किसान का, अगर वो चला जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम कार्रवाई पूरी तेज गति से, जो भी प्रशासन सारा मैंने लगा रखा है। आपने कहा कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, क्या लगता है, क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं से लोगों की भी ये कंप्लेंट्स रहती हैं कि पंजाब की जो सीमा हरियाणा के साथ लगती है, या राजस्थान की लगती है, या उत्तर प्रदेश की, कि रात के समय का फायदा उठा करके जो बेसहारा गोवंश है वो हरियाणा के कुछ एक शहरों में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो स्किन डिजीज, लंपी वायरस स्किन डिजीज जो आई है, क्या लगता है ये भी एक कारण है, या सरकार आने वाले समय पे इस पर भी किसी तरह की नकेल कसेगी? नहीं, इसका इलाज यही है कि हम वैक्सीनेशन करें। और हमने तुरंत वैक्सीन लगवा दी है। जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है वो इसमें कारगर है, वो लगाना शुरू कर रखा है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बहुत थोड़े समय में हम सारी गौओं को वैक्सीनेट कर दें। और ये एक दिक्कत ये जरूर है कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं सारे किसी न किसी के साथ बॉर्डर है। तो सारे हरियाणा लैंड लॉक्ड है, सारा बॉर्डर सील करना। गोवंश जो है खेतों से भी आ जाता है, कहीं दाएं से रास्ते से आना जरूरी नहीं है। तो लगभग लगभग प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हम पूरी सावधानी बरत करके और किसानों को जागरूक करके, अपने विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके, जिला प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व करके वैक्सीनेशन के काम तेज गति से कर रहे हैं।
बहुत अग्रेसिवली आप किसानों के साथ इन टच रहते हैं। अब सितंबर माह में पंचायती चुनाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की आगे चल कर के तैयारी क्या है दलाल साहब? और दूसरा, क्या लगता है कि आने वाले समय में इन सभी 6,000 से अधिक जो पद हैं या जहां पर चुनाव होने वाले हैं पंचायती राज के, तो क्या लगता है कि क्या परफॉर्मेंस रहने वाला? देखिए, पंचायती चुनाव इस बार लेट हो चुके हैं, ओवर ड्यू हैं। और ये चिंता का बात है कि हमारी जो गांव की छोटी सरकार है वो ना होने की वजह से विकास के कार्यों में बाधा आती है। और चुनाव हमने सितंबर माह में हर हालत में कराने का निश्चय कर ही रखा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने कोई टेक्निकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। वो पता नहीं क्यों चुनाव को स्थगित करना चाहते हैं, लेट करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, हमारे पंचायत मंत्री, ये सब मिल के ये बता दिया है कि हम सितंबर माह में हर हालत में चुनाव कराना चाहते हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से निकाय चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, तो क्या पंचायती चुनाव में भी जो छोटी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी? देखिए, गांव के जो चुनाव होते हैं आमतौर पर भाईचारे के चुनाव होते हैं। गांव का पंच बनना, सरपंच बनना, और इस तरह के चुनाव में अभी तक हरियाणा में किसी भी पार्टी ने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन ज़्यादातर माहौल जो है आज पूरे देश के अंदर ही ये पता है, राष्ट्रवाद की धारा चल रही है। 15 अगस्त को घर घर पे तिरंगा लहराया है। और जो एक नेतृत्व मिला है हमें मोदी जी के रूप में, पूरे पूरे भारतवासी का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। और इसका प्रभाव गांव में भी है। और ज़्यादातर गांव की जनसंख्या है वो भाजपा के हक में है। और लेकिन इस छोटे चुनाव में हम नहीं चाहते कि एक आदमी को अपना सिंबल दें, क्योंकि सारे ही कैंडिडेट आमतौर पर हमारे लड़ने वाले हैं। और एक विषय जरूर है कि जिला परिषद में विचार चल रहा है, हमारी इलेक्शन कमेटी जो फैसला करेगी कि उसमें सिंबल पे लड़ें या ना लड़ें। बात अभी हाल ही में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन पूरे देश भर में किया, बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, अग्निपथ को लेकर के। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं बहुत उन्होंने अग्रेसिव, और उन्होंने मानसून सत्र में भी इस बात को हटाया, और कानून व्यवस्था उन्होंने कहा हरियाणा में चरमराई हुई है। 2 बार वो वॉकआउट भी कर गए। तो कैसे देखते हैं दलाल साहब? और जिस प्रकार से अनिल विज साहब ने उन्हें एक डेटा 2004 से लेकर के 2014 तक का उन्होंने डेटा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपों का सिलसिला जो है सदन में भी चलता रहा और सड़कों पर भी देखने को मिला। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो अग्निपथ लेकर के आई है और जो आरोप लग रहे हैं बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर, इस पर कैसे, आपको लगता नहीं कि पंचायती चुनाव में इस पर भी फर्क पड़ सकता है? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है मोटे तौर पर। और ना ही इस मुद्दे पर कोई विपक्ष की पार्टियां कोई आंदोलन कर रही हैं। कांग्रेस को ये जरूर चिंता है कि उनकी जो नेतृत्व शीर्ष सोनिया जी, राहुल जी, या उनको जो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किए, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जमानत ले रखी है, तो उनकी जब पूछताछ करते हैं तो वो कांग्रेस का प्रदर्शन करवाते हैं। और कांग्रेस वाले ये ज़्यादातर नेता चाहते हैं कि हमारे नेताओं से पर हिंदुस्तान का कानून लागू ना हो और इनके लिए अलग कानून हो। और सारी जनता देख रही है कि भाई ये तो आप संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहे हो। अगर किसी आदमी ने गलत काम किया है तो कानून इस देश के झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब आदमी रहता है उसके ऊपर भी वही है, और जो किसी पार्टी का अध्यक्ष है उसके लिए भी वही है। लेकिन कांग्रेस में आप देखा होगा पिछले 2 महीने से, जब भी किसी कोई जांच के लिए एजेंसियों ने बुलाया इन परिवार वालों को, तो कांग्रेस ने 200, 400, 500 आदमी दिल्ली में भेज करके हाउ लड़ करने की कोशिश की। तो इससे तो कांग्रेस एक्सपोज ही हो रही है। वो लोग समझ रहे हैं कि ये जो देश के कानून को नहीं मानते, वो एक महाराजा महारानी का जैसे होता है ना कि उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, वही भाव जो है कांग्रेस जनों का अपने नेतृत्व के प्रति है कि वो कानून से ऊपर हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, देश में लोकतंत्र है और कांग्रेस जनों को ये समझना पड़ेगा। और ये परिवार की भक्ति छोड़ें, परिवारवादी परंपरा छोड़ें, काम गरीब गुर्बत किसान की झोपड़ी में जाएं। और पीछे जो उन्होंने उनके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया उसके लिए एक्सपा मांगे।
और आगे के लिए अपना रोड मैप दिखाएं कि उनके लिए क्या करने की उनकी इच्छा है, तभी जनता उनको स्वीकार थोड़ा बहुत करेगी। कृषि की बात की जाए दलाल साहब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार किसानों से आह्वान भी करते आए हैं कि अगर हम धान और दूसरी फसलों को छोड़ करके जो पुरानी चलती आ रही हैं, अगर बात हम वीट की करें या धान की करें, उसके अलावा भी हमें बिजाई करनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा रोड मैप या कोई ऐसी रणनीति सरकार ने बनाई है कि और भी फसलें की जा सकें हरियाणा में, और जिससे पानी की जो खपत है उसमें भी कमी आ सके? देखिए, कृषि के बारे में हरियाणा में समझता हूँ कि देश में हमारी सर्वश्रेष्ठ नीतियाँ हैं। गन्ने का भाव सारे देश में सबसे ज़्यादा हम देते हैं। 14 फसलें हम खरीदते हैं जो और देश में कोई नहीं खरीदता, एमएसपी से के ऊपर। और मंडियाँ हमारी अच्छी हैं। भावांतर भरपाई की हमारी योजना है। बागवानी का हम बीमा करते हैं। माइक्रो के लिए 85% हम सब्सिडी देते हैं। और जो ये फसलों के विविधीकरण के लिए हमारी योजनाएं हैं कि जो परंपरागत फसलें हैं उससे थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए आप पोली हाउस लगाएं, नेट हाउस लगाएं, सब्जियां बोएं, मशरूम की खेती करें, शहद का पालन करें, मछली का पालन करें, दूध का व्यवसाय करें, या फूड प्रोसेसिंग में जाएं, जो एक्टिविटीज बढ़ाएंगे तब किसान की आमदनी बढ़ेगी। और दूसरा हमारी चिंता यह है कि पर्यावरण को बचाना है, तो हम सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनरी सीआरएम के माध्यम से जो पराली जलाने रोकने के लिए देते हैं। हम जो किसान के जो बना रखे हैं समूह, उनको मशीनरी पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। हम क्योंकि किसान की जोत छोटी है, 2-2, 3-3 एकड़ की, उसकी परचेजिंग पावर कम है, उसकी सेलिंग पावर कम है, तो क्लस्टर बना करके एफपीओ बनाने का हमारे 650 के आसपास हमने एफपीओ बनवा दिए हैं। पानी के हरियाणा में संकट है तो हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि जो ज़्यादा पानी वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ करके ड्रिप इरिगेशन करें और थोड़े पानी वाली फसल जिससे आपकी आमदनी बढ़े वो काम करें। तो हम किसान को प्रेरित कर रहे हैं, इंसेंटिव दे देकर उसको शिक्षित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आपको इस चीज़ की बजाय इस चीज़ में ज़्यादा फायदा होगा। और इसके साथ साथ हमने एक प्राकृतिक कृषि का अलग विभाग बना दिया है कि किसानों को हमने कहा है कि भाई आप धीरे धीरे जहर मुक्त खेती करें, ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कम करें, कम से कम अपने लिए तो 1-2 एकड़, आधा एकड़ के लिए जो है गाय के गोबर से, गाय की खाद से अपनी खेती करे। और उसके लिए भी हमने कहा है कि जो प्राकृतिक कृषि करेगा उसके लिए मार्केट की सुविधाएं देंगे, उसको जो जीवामृत घनामृत बनाना है उसके लिए ड्राम वगैरह है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जो देसी गाय खरीदेगा खेती करने के लिए, जिसके गोबर से जीवामृत घनामृत बनेगा, 25,000 रुपये डीबीटी उसके खाते में से दे देंगे। दुनिया भर की हमारी समस्याएं हैं। हम किसान को बीज से लेकर बाजार तक उंगली पकड़ के चलने के लिए पूरी पूरी योजनाएं बना रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी प्रदेश में, भारतवर्ष के किसी प्रदेश में कोई किसान हित ऐसी ऐसी योजना है जो हमारे प्रदेश में नहीं है तो वो हमें बताएं, हम उनके लिए लागू कर देंगे। पानी की बात की, एसवाईएल, आपको क्या लगता है एसवाईएल का जो मुद्दा है वो केवल चुनाव के समय में ही केवल राजनीति करने के लिए उठाया जाता है? एसवाईएल वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर बहुत ज़्यादा सजग है, सीरियस है कि हाँ एसवाईएल का मुद्दा जो है वो सॉर्ट आउट होगा पंजाब के साथ ऑन द टेबल बैठ करके? ये देश का दुर्भाग्य है कि प्राकृतिक संसाधन जल है, धरती है या इस तरह के विषय हैं, ये सारे देश के एक है। और हमारे देश में आप देखिए कितने सरदार सरोवर डैम में कितने सालों लग गए बनते हुए, झगड़े होते रहे। टीरी डैम में क्या होता रहा, उधर जो साउथ में तमिलनाडु का और कर्नाटका का, वहाँ के अलग विषय होते रहे। एसवाईएल पर हरियाणा पंजाब लड़ते रहे। तो ये चीज़ देश के हित में नहीं है। और हरियाणा का जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है, बार बार ट्रिब्यूनल से फैसला हो चुका है, और ये पानी जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये एक नहर है भाखड़ा, इससे पानी आता है, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती क्योंकि इसमें पानी बंद नहीं कर सकते। तो इसके पैरेलल नहर बनाने का तो एक वैसे भी हो जाना चाहिए। पानी का जो कम होगा ज़्यादा होगा फैसला होता रहेगा, वो नहर बनना बहुत जरूरी है, वरना एक आपदा आ जाएगी। मान लीजिए इस नहर में कोई समस्या आ जाती है तो इसका डैम को बंद करना पड़ेगा और सारा पीने का पानी भी राजस्थान तक नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो अच्छी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो इसको उलझाए रखती हैं
और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी पार्टी है, उसको हित देखना है, हरियाणा का भी उसको हित देखना है, पंजाब का भी उसको हित देखना है, पूरे देश का। और इस व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो जब सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया है कि भी ये नहर बननी चाहिए, तो मुझे पूरा भरोसा था कि अब जो ये नहर बनेगी। और क्योंकि केजरीवाल जी वहाँ आए, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, दक्षिण हरियाणा मेरे जिले के रहने वाले हैं, और किसानों को पूरी उम्मीद थी कि आते पहली घोषणा उनकी ये होगी कि मैं नहर का काम शुरू करवा देता हूँ। लेकिन उन्होंने राजनीति की, उन्होंने ये नहीं, उनके आदमी ने ये कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में बनाओ तब हम एसवाईएल का फैसला करेंगे। जिस तरह से पहले भी वो लफाजी झूठे नारे देते गए, तो वही नारा दिया, तो हरियाणा के किसानों को इस चीज से बहुत ज्यादा नाराजगी है। मेरा आखिरी सवाल है, आपने अभी अरविंद केजरीवाल की बात की, पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है दलाल साहब आने वाले समय में हरियाणा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा अब कहते हैं कि आने वाला समय जो त्योहार है चुनाव का, अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी इन पंचायती चुनाव में उनका कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? क्या पंजाब का इम्पैक्ट जो है हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेगा? जिस प्रकार से आपने कहा कि नहर एसवाईएल सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, उन्होंने अब कहा कि हरियाणा में हमें जिताओ, तो क्या लगता है कि हरियाणा के लोग, खास तौर पर हरियाणा का किसान, आम आदमी पार्टी को अपनाएगा? देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 2 महीने में उसका इम्पैक्ट, जो लोगों ने रेस्टों पे अपने आत्म निरीक्षण किया, पार्लियामेंट का जो जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा की सीट खाली की, वहीं लोगों ने नतीजा दिखा दिया। हरियाणा की दोबारी बात की बात है, पंजाब के लोग ही असंतुष्ट हैं उनसे, उन्होंने देख दिया कि झूठे वायदे करने वालों से कोई फायदा नहीं होता। और हरियाणा के लोग तो बहुत समझदार हैं, राजनीतिक तौर पर पूरे जागरूक हैं, इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, धरातल पे कौन काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई आम आदमी पार्टी का भविष्य होगा। पंचायती चुनाव में जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी। नहीं, पंचायती चुनाव में तो ऐसा है कि जो मैं कहता हूँ, हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम, हमारा राष्ट्रवाद, हमारा मोदी जी की नीतियाँ, वो जीतेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल, और देखिए बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो खास तौर पर किसान हितैषी हैं, और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उन्हीं के चलते आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत का परचम लहराने वाली है। और खास तौर पर जोर देकर उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव भाईचारे का चुनाव है और भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, और हरियाणा के जो लोग हैं वो राजनीति को भली भांति जानते हैं। हाँ, जिला परिषद में जरूर सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन पंचायती चुनाव में भाईचारा सबसे अहम है। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं स्वरण सिंह बावा, चंडीगढ़।